ऐतिहासिक व्यक्तित्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 ईस्वी। प्रमुख तथ्य। हाल ही में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल 2024 को मनाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष, दलित उत्थान और अधिकारों के हिमायती रहे हैं। वे अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। गौरतलब है कि वो अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। मात्र 6 वर्ष की आयु में उनके माता का देहांत हो गया। माता के बाद उनकी चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में अपनी स्कूली शिक्षा के लिए सतारा से मुंबई चले गए, जहां 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। ये उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 16 में क्रमशः MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वो ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में DSc की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और DSc की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने 1916 में भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपनी थीसिस लिखी और PhD की डिग्री प्राप्त की। इस 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। 1921 में उन्होंने ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण पर अपनी थीसिस लिखी और लंदन विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री प्राप्त की। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म को त्यागने की घोषणा की। आगे 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की। हालांकि इससे पूर्व ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका था। महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1942 में वो भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्होंने बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे प्रकाशित की। स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति कुछ मतभेद को लेकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख योगदान। 1927 में हिंदुओं के विरुद्ध महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1931-32 के बीच में भाग लिया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विचार को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ 1932 में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में 18% कर दी गईं। प्रमुख रचनाएं: द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 प्रथम प्रकाशित कृति। बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1923, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, 1965, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, 1956। प्रमुख संगठन की स्थापना: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1923, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना, 1936, अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना, 1942 आदि। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। इनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया। मरणोपरांत वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पृष्ठ संख्या 85। महात्मा ज्योतिबा फुले 1827 से 90 ईस्वी। प्रमुख तथ्य: प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक, शिक्षकों और विचारकों में से एक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 11 अप्रैल 2024 को उनकी 196वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, जाति व्यवस्था के विरोधी विचारक और लेखक थे। उन्होंने अपना जीवन उत्पीड़ितों की शिक्षा और उत्थान, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। 1880 के दशक में उन्होंने समाज द्वारा उत्पीड़ित, अछूतों और बहिष्कृत लोगों के लिए मराठी शब्द दलित यानी टूटा हुआ, कुचला हुआ का इस्तेमाल किया। वो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले पहले व्यक्ति थे, जो भारत में महिला शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। ज्योतिबा फुले ने अपने अनुयायियों के साथ सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज यानी सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ की स्थापना की। इस सोसाइटी का मिशन शोषित जातियों के व्यक्तियों के लिए सम्मान अधिकार प्राप्त करना था। ज्योतिबा फुले ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों के खिलाफ भी आवाज उठाई। इन्होंने ब्राह्मणवादी आधिपत्य और दमनकारी जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे को चुनौती दी। फुले ने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को कायम रखा है। इसमें सुधार के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन का आह्वान किया। प्रमुख रचनाएं: गुलामगिरी, दलितों पर होने वाले उत्पीड़न की आलोचना, तृतीया रत्न, एस अत्सर अंक 1 और 2 जैसे नाटक और अन्य मराठी संस्करण जैसे शेतकारायचा आसुद या कल्टीवेटर विपकार्ड, समाजोक्त मंगलाष्टकाश सर्व। अन्य तथ्य: विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। फुले स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर विश्वास करते थे और इन्हीं विचारधारा को लेकर उन्होंने समाज सुधार आंदोलन चलाया। फुले थॉमस पेन की द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों से निपटने का एकमात्र समाधान महिलाओं और निचली जातियों के सदस्यों का ज्ञानोदय है। उनका निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था।
शेरशाह सूरी 1486 से 1553 ईस्वी। प्रमुख तथ्य: शेरशाह दूसरा अफगान शासक था। इससे पूर्व लोदियों के अधीन पहले अफगान साम्राज्य का स्थान 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 14 वर्षों के अंतराल के बाद शेरशाह 1540 में भारत में फिर से अफगान शासन सूरवंश स्थापित करने में सफल रहा। तत्पश्चात शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों ने 15 वर्षों 1540 से 55 ईस्वी तक शासन किया। इस काल को द्वितीय अफगान साम्राज्य के काल के रूप में जाना जाता है। शेरशाह का जन्म 1486 में बिहार के सासाराम में एक जागीरदार के बेटे के रूप में हुआ था। उसके बचपन का नाम फरीद था। बाद में उसे शेर खान की उपाधि से भी नवाजा गया। गौरतलब है कि मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करने के बाद वर्ष 1540 में शेरशाह संप्रभु शासक बन गया और उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। हुमायूं और शेरशाह के बीच 3 प्रमुख लड़ाइयां हुईं, जिनमें चुनार के किले पर मुठभेड़ 1538 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और अंततः 1540 में कन्नौज की लड़ाई, जहां हुमायूं पर शेरशाह की निर्णायक जीत हुई। हुमायूं को सत्ता से निष्कासित करने के बाद उसने उत्तर और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने 1542 में मालवा और उसके बाद चंदेरी पर विजय प्राप्त की। राजस्थान में उसने मारवाड़, रणथंभौर, नागौर, अजमेर, मेड़ता, जोधपुर और बीकानेर के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। उसने बंगाल में विद्रोही अफगानों को हराया। 1545 तक उसने खुद को सिंध और पंजाब से लेकर पश्चिम में पूरे राजपूताना और पूर्व में बंगाल तक सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। तत्पश्चात उसने बुंदेलखंड की ओर रुख किया। नहीं, कालिंजर के किले को घेरते समय 1545 में बारूद के आकस्मिक विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना। हालांकि इस्लाम शाह को अपने भाई आदिल खान और कई अफगान अमीरों के साथ कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1553 में उसकी भी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी अपने सैन्य विजयों के साथ प्रशासनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उसने प्रशासन की एक प्रणाली विकसित की। शेरशाह सूरी अपने प्रशासन को एक मंत्री परिषद की सहायता से संचालित करता था, जिसमें दीवाने विजारत या वजीर, राजस्व और वित्त का प्रभारी, दीवाने आरिज, सेना का प्रभारी, दीवाने रसालत, विदेश मंत्री और दीवाने इंशा, संचार मंत्री प्रमुख अधिकारी थे। शेरशाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत काल से प्रचलित प्रशासनिक प्रभागों में भी अधिक परिवर्तन नहीं किए। परगना में शामिल कई गांवों को शिकदार के अधीन रखा जाता था, जो कानून और व्यवस्था के साथ सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। मुंसिफ या आमिल को भू राजस्व के संग्रह की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। खाते फारसी और स्थानीय भाषाओं दोनों में रखे जाते थे, जिससे कानूनगो नामक एक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता था। प्रत्येक गांव में एक मुकद्दम और एक पटवारी होता था। पहले अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों से राजस्व एकत्र करता था और इसे राज्य के अधिकारियों को सौंप देता था। इस सेवा के लिए उन्हें सरकार द्वारा अनुमत राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त होता था। पटवारी किसानों और उनकी जोत का रिकॉर्ड रखता था। आवागमन को सुचारू बनाने के लिए उसने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण कराया। सोनारगांव से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, आगरा से बुरहानपुर और दिल्ली होते हुए मुल्तान तक सड़क, मुल्तान से लाहौर तक सड़क और मांडू से आगरा तक सड़क। इन सड़कों के बीच बने विश्राम गृहों को सराय कहा जाता था। शेरशाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य कमजोर उत्तराधिकारी और आपसी कलह के कारण कमजोर हो गया था। तत्पश्चात 1555 में हुमायूं ने आगरा और दिल्ली पर विजय प्राप्त की और स्वयं को भारत के बादशाह के रूप में स्थापित किया। इससे पहले कि वो अपनी स्थिति मजबूत कर पाता, 1556 में शेरमंडल दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ संख्या 86।